और ब्रेक के बाद वंदे भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बात अगली स्टोरी की। दशकों का इंतजार, अंतहीन चर्चाएं और राजनीति की फाइलों में दबा एक सपना जिसे दुनिया नामुमकिन मान चुकी थी, उसे मुमकिन कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नए संसद भवन की पहली गूंज कल बनेगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की करोड़ों माताओं और बहनों के सामर्थ्य को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाने का एक महासंकल्प है। यही वजह है कि कल का दिन आधी आबादी के लिए बेहद खास है। 16 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद में 16 से 18 अप्रैल तक विधेयक पर चर्चा होगी। आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल क्यों इतना खास है। दरअसल ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, बल्कि सत्ता में बराबरी की भी भागीदारी है। अब क्या है ये बिल, तो आपको बताते प्रधानमंत्री मोदी का प्रण महिला आरक्षण, समान अधिकार। लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये बिल पास होने के बाद नेतृत्व का अवसर, महिलाएं लाभार्थी से निर्णय लेने वाली बनेंगी। इसके अलावा नए संसद भवन की पहली सौगात भी इसे माना जा रहा है, बड़ी सौगात। महिलाओं को लेकर नए संसद भवन में पास होने वाला बड़ा कानून हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार महिलाओं नेतृत्व देने के लिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ऐसा चाहती हैं। अगर आप विपक्षी पार्टियों में भी चर्चा करेंगे तो जितनी महिला सांसद हैं सभी ये कहते हुए नजर आएंगे कि सदनों के अंदर महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है और इसे बढ़ाना चाहिए। अब स्थिति आपको बताती है इस वक्त फिलहाल स्थिति क्या है। मौजूदा सदस्य यानी कि मौजूदा सांसद कितने हैं? 540। महिला सांसद उसमें से कितने हैं? सिर्फ 70। और लोकसभा की बात करें तो करीब कितने प्रतिशत? 13.9% के आसपास ही महिला सांसद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का सपना क्या है? 33% तक इसे ले जाना, और इसीलिए 33% आरक्षण को लेकर यह बिल बनाया गया है। इसके अलावा बात करें राज्यसभा की, मौजूदा सदस्य कितने हैं? 242। महिला सांसद कितनी हैं? सिर्फ 41। परसेंटेज की अगर बात करें, भागीदारी की बात की जाए तो 16.9% है। और इसे भी प्रधानमंत्री मोदी 33% तक ले जाना चाहते हैं। मतलब आधी आबादी यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काम किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि लोकसभा में 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इसके जरिए महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करेगी सरकार। स्टेप 1 की बात करें तो लोकसभा की सीटें संख्या उनकी बढ़ेगी। स्टेप 2 की बात करें तो 543 से ये सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी। स्टेप 3 की बात करते हैं तो 273 सीटें यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। यानी कि 273 सीटें ऑल ओवर इंडिया बढ़ने का मतलब यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। इन बदलावों को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है और इसके तहत लोकसभा में मौजूदा 243 सीटों की जगह पर 850 सीटों पर चुनाव होगा और इसमें राज्यों से 815, केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें सांसद चुनकर संसद पहुंचेंगे। विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है। संसद में प्रदेश के 80 प्रतिनिधि चुनकर वहां पर पहुंच रहे हैं। 543 सदस्य लोकसभा के लिहाज से देखें तो यूपी कुल सांसदों का 6.68% राज्य से चुनकर भेजता है और इस गणित से देखा जाए तो 850 लोकसभा सीटों का गठन होने पर यूपी के हिस्से में 120 से 125 लोकसभा सीटें आ सकती हैं और इस हिसाब से दूसरे राज्यों में अनुमानित कितनी सीटें बढ़ सकती हैं तो वो भी आपको समझाते और बताते हैं किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अभी वर्तमान में 80 लोकसभा सीटें यहां पर हैं। वृद्धि कितनी हो सकती है? करीब 40 सीटों की हो जाएंगी 120 लोकसभा की सीटें, यानी कि सबसे ज्यादा सांसद यहीं से चुनकर जाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। अभी मौजूदा लोकसभा के सांसद वहां पर कितने हैं? 48। वृद्धि कितनी हो सकती है? 24 हो सकते हैं 72। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो अभी मौजूदा वहां पर लोकसभा की सीटें हैं 42
और 21 की वृद्धि हो सकती है। 63 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। बिहार की बात करें, अभी वहां पर 40 सीटें हैं, 20 बढ़ सकती हैं, 60 हो सकती हैं। तमिलनाडु में 39 हैं, 20 बढ़ सकती हैं, वहां पर 59 सीटें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 29 हैं, 15 बढ़कर 44 सीटें यहां पर हो सकती हैं, यह संशोधन विधेयक पास होने के बाद। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में फिलहाल 28 लोकसभा की सीटें हैं, 14 की वृद्धि हो सकती है, 42 सीटें हो सकती है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, 12 की वृद्धि हो सकती है, 37 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, 12 बढ़ेंगी, 37 हो जाएंगी। केरल की बात करते तो यहां पर 20 लोकसभा सीटें हैं, 10 बढ़ जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तेलंगाना में अभी 17 लोकसभा सीटें हैं, 8 सीटें बढ़ सकती हैं और उसके बाद 25 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। दिल्ली की बात करें तो यहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, 4 बढ़ जाएंगी, जिसके बाद 11 लोकसभा की सीटें यहां पर हो जाएंगी इस विधेयक के पास होने के बाद और इस संशोधन के बन जाने के बाद। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर विपक्ष समर्थन में होने की बात कहकर कहां लगा हुआ है और विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, तो वो भी आपको बताते हैं। समर्थन के साथ में विपक्ष का, लेकिन महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है विपक्ष। समर्थन तो दे रहा है लेकिन महिला आरक्षण बिल के विरोध में भी विपक्ष नहीं है। लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है, तो वो भी आपको समझाती है। दरअसल आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करने की सोच रहा है विपक्ष, यानी कि विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है और कहा जा रहा है जनता के बीच में कि सरकार भ्रम फैला रही है, उत्तर भारत की सीटें बढ़ाने की साजिश कर रहा है। 2029 में फायदा लेना चाहती है सरकार, यह भी विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। और 543 सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं, ये विपक्ष कहता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो ये सारे विषय जिसे लेकर वाद विवाद हो रहा है और इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बैठक की। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत यहां पर तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से यह बिल लाया गया है उस पर गंभीर आपत्तियां हैं। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated, just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting women's reservation bill, and we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. दरअसल दक्षिण राज्य के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि दक्षिणी राज्यों की सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग परिसीमन के गलत आंकड़े देकर दक्षिण भारतीय राज्यों को महिला आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। पॉलिटिकली कुछ स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, कुछ पार्टियों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए कुछ स्टेटमेंट जरूर देते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आखिर जाकर के सब मिलकर के एक झूठ, एक आवाज और एक मत से नारी शक्ति ये वंदन अधिनियम को पारित करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है कि सभी पार्टियों को महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। देश में स्वतंत्रता के बाद वे पहले परिसीमन में देश में करीब 494 लोकसभा सीटें गठित की गई। वहीं 1963 में सीटों की संख्या बढ़कर 522 कर दी गई। 1973 के परिसीमन में सीटें 543 तक बढ़ाए जाने के बाद में इस पर पाबंदी लगा दी गई। 25 वर्षों तक सीटों का गणित ना बदलने की बात कही गई और इसके बाद सीटों को बढ़ाए जाने पर 2001 में भी 25 सालों तक रोक लगा दी गई। अब 53 साल बाद एक बार फिर से लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की चर्चा शुरू हो गई है और इसी वजह से टाइमिंग को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब 5 राज्यों में विधानसभा